हिंदी क्लास में स्वागत है। आज का चैप्टर है 2 और ये अतिरिक्त बुक पूरा पुस्तक जो है यानी एक्स्ट्रा बुक जो है हिंदी का वो क्षितिज को छोड़ करके वो कृतिका है और कृतिका में आपको 3 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर मैंने माता का अंचल पढ़ा चुका हूँ, उसका प्रश्न उत्तर भी लिखा चुका हूँ। अब दूसरा चैप्टर है जॉर्ज पंचम की नाक, अभी बरसक, ये 2 ही चैप्टर पढ़ना है। एक चैप्टर और जो साना साना हाथ जोड़ी वो बच जाएगा, वो बाद में पढ़ा दिया जाएगा। और इसका शीर्षक है जॉर्ज पंचम की नाक। इसके लेखक हैं कमलेश्वर। ये व्यंग्य कथा है। व्यंग्य कथा मतलब है कि कोई नाटक के माध्यम से अपनी बातों को कहता है, कोई कविता के माध्यम से कहता है, कोई साक्षात्कार के माध्यम से कहता है। तो सबकी अपनी अपनी तरीका है, अपना अपना विधा है लिखने का। तो ये व्यंग्य कथा के माध्यम से इन्होंने लिखा है। ये जॉर्ज पंचम की नाक की शीर्षक पहले इसकी सार्थकता सिद्ध करते हैं कि जॉर्ज पंचम कौन है, इसकी नाक की क्या है। सबसे पहले जॉर्ज पंचम जो है इस पर जानकारी लेते हैं। जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के राजा हुआ करता था। उसमें जॉर्ज ही राजा हुआ करता था। वो जॉर्ज प्रथम, जॉर्ज द्वितीय, जॉर्ज तृतीय, जॉर्ज चतुर्थ, जॉर्ज पंचम, यानी जो भी राजा होगा उसका उस पद का नाम होता था जॉर्ज। और प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठी इस तरह से होता था। तो ये यानी इंग्लैंड के राजा का नाम है जॉर्ज पंचम। और उसकी नाक, नाक का अर्थ होता है प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है। हम लोग कहावत में सुने हैं कि उसने नाक की लाज रख ली, नाक की पानी रख ली, उसने नाक कटवा दी। अगर कोई बुरा काम करता है, मान लीजिए समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कोई गलत काम करता है तो उसकी नाक कट जाती है, यानी उसका सम्मान प्रतिष्ठा चला जाता है। तो हम उसकी सम्मान प्रतिष्ठा के एवज में हम लोग बोलते हैं कि उसकी नाक कट गई, उसकी नाक की लाज रह गई। तो इस तरह से नाक जो है सो प्रतिष्ठा का प्रतीक है। अब ये आपका शीर्षक का हो गया जॉर्ज पंचम की नाक, यानी जॉर्ज पंचम इंग्लैंड का राजा है, वो पंचम यानी 5वां राजा है और उसकी नाक यानी उसकी प्रतिष्ठा की बात है। ये व्यंग्य कथा है, यानी मजाकिया तौर पर ये बात कही गई है। सबसे बड़ी बात है इस कथा में हमारा देश गुलाम था, यानी परतंत्र था, अंग्रेजों का गुलाम था। 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने यहाँ शासन किया। उसके बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होने के बाद की ये घटना, और देश आजाद होने के कुछ दिनों के बाद जो है ये वहाँ के रानी एलिजाबेथ का आगमन है ना। रानी एलिजाबेथ का आगमन भारत पर होता है, इस पर हटम। तो सबसे पहले इस लाइन को देखते हैं कि उस समय के सरकार की परतंत्र की मानसिकता। तो उस समय इंग्लैंड की महारानी हमारे देश भारत में आने वाली थी। अब जब आने वाली थी तो उस समय के सरकार की परतंत्रता की मानसिकता को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ ये मानसिकता ये है कि आज भी, यानी उस समय भी, देश आजाद होने के बाद भी ये मानसिकता मन से नहीं गई कि आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। यानी ऐसी प्रतिक्रिया होती है, ऐसे क्रियाकलाप किए जाते हैं, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि उस समय तक लोग अंग्रेजों के गुलाम ही थे। एक गुलाम जो हमको गुलाम बना के रखा था, हमको परतंत्र बना के रखा था, उसके आने पर हम उसकी इतनी तैयारी करते हैं, इतनी स्वतंत्र, उसके आगमन के स्वागत के लिए इतना हम तत्पर हो जाते हैं कि अपना सरकारी काम काज सब भूल करके लोग उसी पर लग जाते हैं। दिन रात उसी पर विचार करना, मीटिंग करना, सभा बुलाना, पैसे की खोज करना, ये फंड जुटाना, फिर मूर्तिकार को बुलाना, इस तरह से सारा तंत्र, यानी सारा शासन, तंत्र का शासन होता है। तो सारा शासन जो है वो इसके पीछे लग जाता है कि रानी आ रही है, अपने पति यानी अपने हस्बैंड जो है वो एलिजाबेथ की हस्बैंड है आपका जॉर्ज पंचम। अब ये आ रहे हैं तो हड़कंप इस तरह से मच जाता है। ये सबसे पहले जो खबर आई इंग्लैंड से कि रानी एलिजाबेथ अपने पति जॉर्ज पंचम के साथ भारत आगमन करे। वो 3 देशों का पर्यटन करेगी, यानी 3 देशों का वो घूमेगी। 3 देशों पर भ्रमण करना है उसको, भारत, नेपाल और पाकिस्तान। 3 देश आना।
अब 3 देश आना है तो यहाँ के लोगों को ये उसका दर्जी सबसे पहले परेशान, दर्जी परेशान है ये कि रानी जब जाएगी भारत तो भारत की महिलाएं क्या पहनती है, तो साड़ी ब्लाउज पहनती है या सलवार सूट पहनती है, तो साड़ी ब्लाउज पहनती है। तो कौन सी रंग की साड़ी पहनेगी, कैसा उसका ब्लाउज होगा, कैसे वो कपड़े पहनेगी, किस रंग का पहनेगी, भारत के लोग ये कैसे पसंद करते हैं। तो उसके लिए वो परेशान था उसका दर्जी कि भारत के लोग किस तरह से कपड़े पहनते हैं। उसका दूत भी भारत आया, पहले जान करके गया कि यहाँ के लोग किस तरह का रहन सहन है। दूसरे की नेपाल में वो क्या पहनेगी, स्कर्ट पहनेगी या घाघरा पहनेगी या किस, और जब पाकिस्तान जाएगी तो वो क्या पहनेगी, तो वो सलवार सूट पहनेगी। तो इस तरह से उसके कपड़े के लिए वो परेशान थे। अब रानी अकेले से नहीं आएगी, राज परिवार की है, राज परिवार की जब है तो जब आएगी तो क्या करेगी, उसके साथ उसका जो खाना बनाने वाला बावर्ची है उसके साथ आएगा, उसके साथ जो कुत्ते पालतू कुत्ते हैं वो भी आएंगे, उसके नौकर चाकर आएंगे, उसके खानसामे आएंगे। खानसामे मतलब खाना परोसने वाला। देखो हम लोग खाना खाते हैं तो जैसे जैसे परोस करके दे दिया जाता है, खाना परोसने का भी एक अलग तरीका होता है। अगर थाली में आपको सजा करके भोजन को दे दिया जाए, परोस दिया जाए, तो उसको देख करके ही मन आकर्षित हो जाता है, भूख लगने लगती है। और अगर जैसे तैसे इधर उधर करके यदि हमको खाना दे दिया जाता है तो मन पहले ही उछट जाता है कि किस तरह से भोजन दे दिया गया है, इस तरह से नहीं। अगर आसपास में गंदगी हो तो बहुत सारा दिक्कत। तो इसलिए परोसने का तरीका जिसको आता है उसको हम खानसामा बोलते हैं। अब खानसामा भी उसके साथ आ रहे हैं, और खाना बनाने वाला बावर्ची भी आ रहा है, उसके नौकर चाकर आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं। तो जितना उसकी तैयारी वहाँ हो रही है, दूसरे दिन यहाँ भारत के अखबार में, हर अखबार में वो समाचार एकदम सनसनीखेज समाचार की तरह छपता है कि रानी एलिजाबेथ आ रही है, उसके साथ इतने नौकर आ रहे हैं, वो ऐसे ऐसे कपड़ा पहनेगी, ये उसका कुत्ता है, उसका कुत्ता क्या खाता है, उसका नौकर चाकर कैसे पहनते हैं, कितने स्मार्ट हैं और क्या क्या खाएंगे, क्या क्या खाना बनेगा, कैसे खाना परोसा जाएगा, कहाँ ठहरेगी, ये सारा दूसरे दिन जो है अखबार में छपने लगा। अब जब रानी यहाँ पर आने वाली है तो सरकार तंत्र एकदम जो है सो तत्पर हो गई, एकदम जागरूक हो गया, तुरंत एकदम रेस हो गया, यानी एकदम हड़कंप मच गया। क्या करना होगा, कैसे उसको स्वागत करना होगा। एक गुलाम बनाने वाला देश हमारे देश में आ रहा है, उसके स्वागत के लिए हमारे देश में एकदम जो है उथल पुथल मच गई कि उसका स्वागत कैसे किया जाए। लगता है कि बहुत बड़ा कोई महान व्यक्ति आ रहा है। तो इस तरह से ये लोग सबसे पहले मीटिंग किया कि उसके स्वागत के लिए क्या किया जाए। तो सबसे बड़ी समस्या आ गई कि जो दिल्ली में एक जॉर्ज पंचम की एक स्टेचू है, एक मूर्ति है, वो मूर्ति कहीं पर लगी हुई है, सड़क के किनारे लगी हुई है, और या तो कोई बगीचे में लगी हुई है। और उस बगीचे में रानी एलिजाबेथ उस पर जो है फूल माला का अर्पण करने के लिए, माला चढ़ाने के लिए जाएगी। लेकिन मुसीबत ये है कि उस जॉर्ज पंचम की नाक किसी शरारती बच्चे ने पत्थर मार करके और उसकी नाक तोड़ दी। अब जब नाक कट गई है तो नाक गुच्छा हो गया है ना, नाक कट गई। अब नाक गुच्छा जब हो गया है तो उसको तो देखने में अच्छा नहीं लगता है और उसकी प्रतिष्ठा कर दी गई है। अब ये नाक कैसे लगेगी, इसके लिए तुरंत मीटिंग बुलाया गया, सभी अधिकारी सामने आ गए और सामने आकर के मीटिंग हो गया कि भाई फैसला हुआ कि नाक लग जानी चाहिए। अब नाक लग जानी चाहिए तो इसके लिए कौन लगाएगा, तो मूर्तिकार लगाएगा। अब मूर्तिकार को बुलाया गया जो मूर्ति बनाता है। अब मूर्तिकार को पूछा गया कि आप इसका नाक लगा दीजिए। बोला कि इसमें कोई बात नहीं है, उतनी समस्या नहीं है, नाक लग जाएगी। लेकिन ये पता चलना चाहिए कि ये मूर्ति कहाँ से आई थी और इसमें कौन सा पत्थर लगा है। उस पत्थर को खोज करके हम भारत के हर पहाड़ में खोदेंगे, हर खान से खोज करके निकालेंगे और इसके नाक का हम लगाएंगे। अब रही बात कि फाइल खोजा गया, जो ये मूर्ति कब बनी थी, किसने बनाया था, कहाँ से आया था, कौन सा पत्थर लगा है। अब जो है वो फाइल मिला ही नहीं, मिला तो दिमाग खा गया। किसी तरह से पढ़ा गया कि एक कलर्क का नाम आया जो वो जानता था कि ये मूर्ति कहाँ से लाया गया है, कहाँ बना। फोन नंबर मिला, किसी तरह से उसको फ़ोन किया गया। फ़ोन
किया गया तो स्वर्गलोक से जवाब आया, यानी वो सिधार चुका है, यानी वो मर चुका है, यानी वो भी असफल रहा। तो मूर्तिकार ने बोला कि आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, हम हर पहाड़ में जाएंगे, भारत के कोना कोना में जाएंगे और हर पत्थर के खान में, मकराना का पत्थर का खान, जहाँ ताजमहल बनाने के लिए मकराना के खान से यानी राजस्थान से संगमरमर के पत्थर आए थे, वहाँ भी जाएंगे और हर पहाड़ पर जाएंगे और वो पत्थर हम खोज करके लाएंगे और ये नाक जो है सो हम लगाएंगे। उसी तरह का पत्थर होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए, यानी मैचिंग होना चाहिए। अब मैचिंग का जमाना है तो मैचिंग होना चाहिए भाई। तो वो गया, भारत का हर कोना, हर पहाड़, हर खान, सब जगह घूम करके आया, लेकिन उस कैटेगरी का, उस मैचिंग का, उस तरह का कोई भी पत्थर उसको नहीं मिला। आकर के हथियार डाल दिया, फिर मीटिंग हुई कि भाई वो पत्थर तो नहीं मिला, अब पत्थर नहीं मिला तो ये क्या किया जाए। तो बोलता है काम करते हैं, है ना। अब ये जॉर्ज पंचम की नाक का मुसीबत हो गया कि सबसे पहले इसकी नाक लग जानी चाहिए और नहीं तो हमारी नाक कट जाएगी, यानी भारत के लोगों की नाक कट जाएगी। एक तो हम जा रहे हैं वहाँ पर और हमारे स्वागत ठीक ढंग से नहीं हुआ, अगर कहीं मेहमान जाता है उसका स्वागत नहीं होता है तो बुरा लगता है। तो इस तरह से इन लोग जो है परेशान हो गया, मुसीबत बन गई। आपको टूटी हुई पंचम की नाक, जॉर्ज पंचम की नाक जो है टूट गई है। अब मुसीबत हो गया कि कैसे लगाया जाए, पत्थर खोजा गया, कहीं तो मिला नहीं। अब रही बात, ये खोज हो गया, सरकारी तंत्र और मूर्तिकार द्वारा पत्थर की खोज किया, पूरा खोज किया, कहीं नहीं मिला। तो अब रही बात कि अब क्या किया जाए। तो उसने कहा कि काम करते हैं, ये बात आप जो भी काम होता था, जो भी मान लीजिए कि फैसला होता था, तुरंत दूसरे दिन अखबार में छप जाता था। तब मूर्तिकार ने सलाह दिया कि भाई हम जो कहेंगे वो अब अखबार में नहीं छपना चाहिए। तो मीटिंग जब वो हुई तो अब बंद कमरे में हुई। अब बंद कमरे में हुई तो मूर्तिकार ने सलाह दिया कि भाई हमारे देश में महान नेता लोग हैं, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल है, लाला लाजपत राय है, सरदार भगत सिंह है, ये चंद्रशेखर आज़ाद है, सुभाष चंद्र बोस है, ये महान महान नेता हैं। तो ये नेताओं का स्टेचू लगा हुआ है, मूर्ति लगा हुआ है, तो क्यों ना हम उन मूर्तियों के पत्थर का भी टटोल करके देखेंगे और उसका अगर कहीं से मैच होता है तो उसकी नाक काट करके और इसमें लगा देंगे, यानी नाक उतार करके उसको लगा देंगे। कहने का मतलब है कि हमारे देश के महान नेताओं के नाक कट जाए, उसकी प्रतिष्ठा चली जाए, लेकिन हम विदेश से आने वाले लोगों का हम सम्मान करें। तो इस तरह से मानसिकता हो गई। अब रही इसने सलाह दिया कि भाई ये नहीं छपना चाहिए। अब जब नहीं छपना चाहिए तो ये दूसरा दिन से वो सबसे पहले वो गुजरात गए, महात्मा गांधी का देखा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का देखा, सब नाक का नाप लिया, सुभाष चंद्र बोस का लिया उड़ीसा कटक में, उसके बाद भगत सिंह का लिया, चंद्रशेखर आजाद का लिया, सारे पत्थरों का, सारे मूर्तियों का, जितने महान नेता थे हमारे सारे नेताओं का सब मूर्ति का नाप ले लिया, लेकिन कहीं से भी वो फिट नहीं बैठा। सब की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। बड़ी निकलने कहने का मतलब है कि जॉर्ज पंचम के नाक से ज्यादा सम्मान हमारे देश के नेताओं का था और सबकी बड़ी नाक निकली। तो इस तरह से जब ये भी आकर के तंत्र को, यानी जो समिति बनाई गई थी मूर्ति को बनाने के लिए, जो समिति बनाई गई थी उनके सामने वो भी हथियार डाल दिया मूर्तिकार ने कि भाई कहीं जो है सो मिलने वाला नहीं है, कोई भी नेता का जो है सो नहीं मिला, उसका नाक जो है सब नाक से बड़ी यानी छोटा ही निकला, सभी नेता का हमारा नाक जो है सो बड़ा बड़ा है। लेकिन मैं अभी हार मानने वाला वैसा नहीं हूँ। एक काम करते, पटना सेक्रेटरिएट में छात्रों का जो है 5 छात्रों या 7 छात्रों का मूर्ति है, वहाँ स्टेचू है, वहाँ पर दिखाया गया था कि सेक्रेटरिएट के पास, जिसमें आज़ादी 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस समय 5 छात्रों या 7 छात्रों को गोली मार करके जो है सो शहीद हो गए थे। एक स्टूडेंट, देखो देश को आज़ाद करने में हमारे छात्रों का भी कम योगदान नहीं है। देश में आधा से अधिक छात्रों का ही योगदान रहा है हमारे देश को आज़ाद करने में, वो जुलूस निकालने में, हड़ताल करने में और इनकलाब जिंदाबाद नारा लगाने में अग्रगण्य था, लोग आगे थे। तो जब वहाँ चले गए, बोला कि पटना सेक्रेटरिएट में जाएंगे और वहाँ पर उस छात्रों का
जैसे मान लीजिए कि उन छात्रों का ये विशेषता था कि एक ने झंडा उठाया तो उसको गोली लगी, गोली मार दिया गया, तो दूसरे ने उसको झंडा को पकड़ लिया, वो गिर गया, तो उसको जब गोली मार दिया दूसरा को, तो तीसरे ने वो झंडा पकड़ लिया, और तीसरा को जब गोली मारा तो चौथे ने झंडा पकड़ लिया। इस तरह से 5 या 7 स्टूडेंट को गोली मारा था और उसको दिखाया। कहीं चित्र पर आप ये देखेंगे तो समझ जाएंगे ये पटना सेक्रेटरीट का जो है सो निशानी है। और इस तरह से हम लोग अंग्रेजों को गोली खा करके अपने देश के झंडा को ऊंचा रहे हमारा का नारा दिया था, और कभी भी झुकने नहीं दिया अपने देश को। देश क्या है? देश हमारा एक सम्मान है, एक प्रतीक है, वो प्रतीक हमारा राष्ट्रीय झंडा है, और ये झंडा को हम कभी भी झुकने नहीं देते हैं। जहाँ झंडा गाड़ देते हैं समझिए वो देश हमारा है। अब रही बात कि भारत के महान नेताओं का मूर्ति का नाम किया, कोई नहीं मिला। पटना सेक्रेटरीट के पास गया, उन छात्रों का जो स्टूडेंट है, तो बच्चे हैं, मान लीजिए कि 20-22 साल का बच्चा होगा, तो उसका भी, उन लोगों का भी नाक का नाप लिया गया, लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ा ही निकला, छोटा नहीं निकला, यानी उसका भी सम्मान था। अब मूर्तिकार अंत में हार करके आकर के कमेटी के पास जो है हथियार डाल दिया कि भाई अब कुछ होने वाला नहीं है, कोई भी पत्थर नहीं मिला, कोई भी नाक इसमें फिट नहीं हुआ। लेकिन एक बात है, मैं भी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन ये बात किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। हम एक सलाह आपको देता हूँ कि इस सलाह को वो कान में फुसफुसा करके बोला और किसी को ये जानकारी नहीं हुआ। सरकारी तंत्र ने भी कहा कि भाई नाक लग जानी चाहिए, उसने कहा कि नाक लग जाएगी। अब कहाँ से लगेगी तो हम जानेंगे कि कहाँ से लगेगी। उसने कहा कि क्यों न किसी भारतीय व्यक्ति का जिंदा नाक काट करके जो है उसको लगा, ये जिम्मेदारी मेरी रही, लेकिन ये समाचार बाहर नहीं जाना चाहिए। अब बाहर नहीं जाना चाहिए तो लोग मान लिया कि भाई मरता क्या नहीं करता, कि जॉर्ज पंचम की नाक लगना ही चाहिए। अब किसी जिंदा व्यक्ति का नाक काट करके उसमें लगाना जिसका फिट हो जाएगा। तो इस तरह से वो मूर्तिकार चला गया, और मूर्तिकार जाने के बाद जो है तो क्या किया कि ऐसे व्यक्ति का नाक काट करके उसमें नाक तो फिट कर दिया। उससे पहले नाक काट करके फिट करने से पहले एक तालाब खुदाया गया, वहाँ गड्ढा किया गया, उसके चारों तरफ पानी भर दिया गया, सफाई करके पानी भर दिया गया, इसलिए कि नाक चिमस नहीं जाए, मुरझा नहीं जाए। क्योंकि जिंदा जब नाक लगेगा तो चमड़े का होगा, और चमड़े का होगा तो सूख भी जा सकता है। तो इसलिए अगर वहाँ नमी बने रहेगी, अगर पानी रहा तो नमी बने रहेगी तो सिकुड़ेगा नहीं, चिपसेगा नहीं, मसवाएगा नहीं। तो उस तरह से वो लोग वहाँ पर साफ सफाई किया। अब रही बात कि उसके बाद नाक जब लग गई तो समाचार पत्रों में छपा, दूसरे दिन समाचार पत्रों में छपा कि भाई समस्या का हल हो गया है, नाक लग जाएगी। और तीसरे दिन जो है समाचार में ये भी छप गया कि जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लग गई, लेकिन वो किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से, किसी भी हालत में वो पत्थर की नाक नहीं लगती। अर्थात किसी जिंदा भारतीय का, हिंदुस्तानी का उसमें नाक लगा है, जो बहुत ही निंदनीय है, आलोचक योग्य है, आलोचना करने योग्य है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, क्योंकि एक भारतीय का सम्मान काट करके एक नाक कट गई, यानी पूरे भारत की नाक कट गई। हम देखते हैं कि अगर क्रिकेट में हमारा एक टीम 11 प्लेयर हार जाता है तो पूरा इंडिया हार गया। तो इस तरह से एक भारतीय का नाक अगर कट करके उस पर लगा दिया गया तो पूरा इंडिया का नाक कट लिया, भारत का नाक कट लिया। तो इसमें नाक लग गई। दूसरे दिन समाचार में एकदम पूरा समाचार पत्र एकदम खाली था, न उस दिन कोई उद्घाटन हुआ, न किसी नेता का स्वागत हुआ, और न ही कहीं फीता कटी, और न ही कुछ रेलगाड़ियां चली। वो ये एकदम पूरा का पूरा अखबार खाली था। इस तरह से पूरा भारत के लोगों ने अखबार के माध्यम से वो नाक लगने का जो है विरोध किया, लेकिन नाक तो लग ही गई। और इस तरह से ये कहानी जो है सो व्यंग्यकार ने ये दिखाया है कि हमारे देश में नाक लगाने के लिए, दूसरे के सम्मान के लिए अपना सम्मान भी खो देता है, ये जो गलत बात है। हमारा सरकारी तंत्र जो अंग्रेजों ने 2 साल तक शासन किया, 200 साल तक शासन किया, उसके
उसके स्वागत के लिए हम एकदम एड़ी चोटी एक कर दिए। ये परतंत्रता का ही जो है मानसिकता है। हम आज भी अधीन जैसा लगता है उसके, यानी उस समय, यानी जिस समय देश हमारा नया नया बना था, जिस समय देश हमारा नया नया स्वतंत्र हुआ था और हमारे महान नेता लोग चले गए थे देश छोड़ करके, मतलब देहांत हो गया था, उनका निधन हो गया था। तो इस तरह से अब एक बात यहाँ पर खत्म तो हो गया, साफ सफाई जो था उस समय दिल्ली में ये नाक लगनी थी, तो दिल्ली अपने आप एकदम नाजनीन की तरह, यानी नाचने वाली की तरह एकदम सज धज के कितना ड्रेस पहनती है और कितना एकदम चमक धमक के साथ एकदम स्टेज पर उतरती है नाचने के लिए। तो नाजनीन की तरह सज गया, किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा, एकदम सड़कें अपनी बूढ़ी से एकदम जवान हो गई, यानी सड़कें एकदम बन गए, तैयार हो गई। किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा। अगर मान लीजिए कि रोड के किनारे मेरा घर है तो मैंने अपने घर की सफाई कर दिया, डंटिंग पंटिंग कर दिया, कचौड़ा करवा दिया, अगल बगल वाला सारा करवा दिया, यानी देखते ही देखते जो है सो एकदम सड़कें जवान हो गई और घर सज गया। इस तरह से ये जॉर्ज पंचम की नाम जो है ये व्यंग्यात्मक कथा के माध्यम से हमारे सरकारी तंत्र पर जो है सो कटाक्ष है, व्यंग है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना।